जो मैंने नोट्स हार्ड कॉपी दी थी, कॉपी करा दी उसकी? अभी कॉपी भी कराई। ऐसा करना कि उसकी कॉपी करा के उसको अमित को दे, है ना? तो अमित को बोलेंगे कुछ लोग कम हो गए हैं, जो आवाज करता हो ऐसा करो, नहीं दोबारा चले जाओ, कोई बात नहीं, घर में नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तो इतना जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि उस तरह से क्लियर इतना जल्दी में कोशिश करें। ये तीसरा टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों का आर्थिक महत्व क्या है। अगर फलों पर हम देखें तो पूरे यूनिवर्स में इंसेक्ट यानी आर्थ्रोपोड्स की क्लास इंसेक्ट आके जो भी एनिमल्स हैं तो वो कॉस्मोपॉलिटन यानी कहीं भी लैंड पर, एयर में, वाटर में ये सर्वाइव करने में अपने को इन्होंने अडेप्ट कर लिया है। यही कारण है कि ये एनिमल बहुत लंबे समय से अपने को सर्वाइव कर पा रहे हैं। आप देखते हैं एनी में कि बहुत सारे एनिमल्स इस रेस में छूट गए, चले गए, एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन इंसेक्ट जो कि मुझे लगता है कि पूरे एनिमल किंगडम में ये सबसे बड़ा फायदा है। और इसकी हम बात कर रहे हैं क्लास इंसेक्टा की, उसमें लगभग 30,000 से ज्यादा 30,000 से ज्यादा स्पीशीज मौजूद है आज। तो निश्चित ही है कि जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो पूरे यूनिवर्स के फीचर पर अपना किसी न किसी तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ये क्या हमारे ऊपर या हमारे सराउंडिंग्स, देखिए ये निश्चित है कि ह्यूमन बीइंग्स भी एक एनिमल है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। बस उसमें अपनी बुद्धि, विवेक, मेंटल कैपेसिटी दूसरे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स की अपेक्षा ज्यादा है, क्रिएटिविटी ज्यादा है, और उसके कुछ फिजिकल टेक्चर है वो भी अलग है। इसलिए उस क्रिएचर में मीन्स हमने अपने को पूरा आधिपत्य मान लिया है ना, पूरे यूनिवर्स पर हम अपना अधिकार समझते हैं। और इस वजह से हम कोई भी नेचुरल लाइफ हो या तो कोई दूसरी चीजें हो, हम उसको अपने यूज और डिसयूज में देखते हैं। कोई भी एनिमल ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या हमें वो प्रॉफिट पहुंचाता है या लॉस पहुंचाता है, इस तरह से हम देखते हैं। तो इस पूरे यूनिवर्स में हमने इंसेक्ट्स को, क्योंकि बहुत हजारों सालों से हम इसके साथ रह रहे हैं, इसको देखते हुए और हमने अपने अनुभव से यह भी पाया है कि ये
एनिमल जिनको यहाँ स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उसमें कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें फायदा पहुंचाते हैं, और कौन से ऐसे एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं। इसको देखते हुए हमने इनको अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर दिया है। सीधी सीधी बात है कि हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जो कि हमें बेनिफिशियल, यानी हमारी लाइफ को इजीली गोइंग में सर्वाइव करने में मदद करते हैं, उनको पहले समझते हैं और फिर हम उनको भी बिना जाने नहीं रह सकते जो कि हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं किसी न किसी तरह से। क्योंकि हमने एक ऐसी सिस्टम यूनिवर्स में खड़ा किया है जिससे हम किसी दूसरे में सेम स्पीशीज होमोसेपियंस के साथ कुछ लेन देन की बात करते हैं, लेन देन जिसमें हार्ड इकोनॉमी आती है, हार्ड इकोनॉमी। अब तो कई तरह की वर्चुअल इकोनॉमी, कई तरह की इकोनॉमी हो गई, लेकिन हम यहाँ इकोनॉमी की बात करते हैं। तो सब बात जितनी भी है हम उसको इकोनॉमी के तौर पर देखते हैं। कोई नुकसान हो गया हो, जैसे अगर हमारी खुद की लाइफ लॉस हो गई किसी भी वजह से, तो भी हम उसे इकोनॉमिकली देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ परिवार है, हम उसका भरण पोषण करेंगे तो भी इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही तो ये इंसेक्ट हमारे लिए पूरे यूनिवर्स में किस तरह से बेनिफिशियल है और किस तरह से हार्मफुल है, और ये कहां पर ये पार्ट प्ले करते हैं, इसको देखते हुए हमें यहां पर ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इनका अध्ययन करें। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के तौर पर हम इस तरह से समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट दिए, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, इसमें जो ये लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज नॉट कन्फर्मेटरी, ये कन्फर्मेटरी नहीं है। यहाँ पर मुझे कुछ डाउट है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के तौर पर हम स्टेप्स को देख सकते हैं कौन कौन से बेनिफिशियल है। आप लोगों ने 12th से या हाई स्कूल से लेके और अब तक ये सब हम कोई अलग से, जैसे मैंने कहा था कि हम कोई अलग से आपको ऐसी कोई नॉलेज नहीं दे रही, जितनी नॉलेज आपने गेन की है उतना ही हमें जानकारी, हम सिर्फ रेफरेंस कर रहे हैं और कुछ नहीं, जो कि आपके इस कोर्स में रिसर्च में आपको मदद करेगा बस। तो यहाँ पर हम कॉमर्शियल, जैसे अभी हमने इकोनॉमिकली बात करी थी, तो इसको हम दूसरे टर्म में कॉमर्शियल बात कर लेते हैं। तो हमने सिल्क वार्म, जो कि सिल्क का कीड़ा होता है, उसके बारे में प्रोड्यूस कॉमर्शियली सिल्क, ये कॉमर्शियली सिल्क प्रोड्यूस करता है। आप इसका यूज जानते हैं। वैसे इसकी जो शुरुआत है चाइना से बताते हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा इंडिया में उसी बहुत पीछे नहीं, बहुत सारी तरह की सिल्क का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, और अपने यूज के साथ ही हम इसको दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सिल्क के कई सारे इंसेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से आप कई नाम बता सकते हैं, बताइए, एक दो बता सकते हैं तो आप सिल्क का कोई इंसेक्ट का नाम बताइए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम
सिल्क का इंसेक्ट है, आपने बताया मूवमेंट्स हो रहे हैं, है ना, उससे हम सिल्क और बहुत सारे हैं, तो उससे हम सिल्क प्राप्त कर सकते हैं और उससे अपने यूज के लिए उसको कई तरह से उसका मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं। वहीं पर देखिए लेग इंसेक्ट सिक्रीट, लेग्स इंसेक्ट सिक्रीट सेल, जो लाख के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका बहुत सारा यूज है, जिसमें मैं आप एक दो देखिए आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स में भी हाँ बैंगल्स का यूज होता है, और क्या हो सकता है, बहुत सारे ऐसे सामान बनाए जाते हैं और हम अपनी सुरक्षा के लिए कई बार जैसे एग्जाम वगैरह होता है या गोपनीय दस्तावेज कुछ रखते हैं, तो उनको हम सील करने के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक कहा। हाँ दूसरा देखिए कि हम इसको जो पेंट है ना, पेंट में साइन लाने के लिए इसका यूज करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे यूज है जो कि ब्लैक का यूज करते हैं, तो ये भी इंसेक्ट से प्राप्त होता है। नाम बताइएगा ब्लैक के इंसेक्ट का। हाँ बिल्कुल ठीक है, टैकार्डिया का से हम ब्लैक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक और इंसेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि बेनिफिशियल है हमारे लिए समाज में और मेडिसिनली यूज होता है, जिसको हम हनी बी, प्रोड्यूस्ड बाय हनी, ये तो एक मेन इसका प्रोडक्ट है, इससे बैग्स भी मिलता है ना, बहुत सारे मेडिसिनल ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि हमारे जनरल यूज में और मेडिकल में यूज आती है। तो हम यहाँ पर हनी बी को देखते हैं, हनी बी का एक दो नाम बता दीजिए। ये क्लास में हाँ तो यहाँ पर हनी की बात कर रहे थे, हनी की बात कर रहे थे, बताइए ना। अब यहाँ पर स्टेट इंसेक्ट इज यूज्ड फॉर बेकिंग डाइज। स्टिक इंसेक्ट के बारे में आप जानते हैं? स्टिक इंसेक्ट तो नहीं देखा आपने? वैसे मेरे ख्याल में आप लोगों ने वो MSc फर्स्ट ईयर में या BSc में भी पढ़ा होगा। मैंने यहाँ पर डायग्राम में है, कोई बात नहीं, जिसका हेड थोरैक्स रीजन, तो थोरैक्स रीजन काफी लंबा होता है, हेड थोरैक्स रीजन काफी लंबा होता है, ठीक है। और ये स्टिक एक तरह से स्टिक की तरह, जैसे हमारा पेनिया लगती है उसी तरह से दिखता है। हाँ और हाँ ये कई बार इस तरह का जिसको हम कैमोफ्लेगी जैसे जिस बैकग्राउंड के साथ रहता है वो बदल लेता है ना, तो उससे हमें डाइज कुछ रंगने की कला मिलती है। मैं यहाँ पर एक और बता दूं आपको, जब डाई की बात आई है तो यहाँ पर आप एक कलर यूज करते हैं, और कलर एक क्या उसका तो बहुत सारा, रेड कॉफी कलर, रेड कॉफी, जिसको जितने भी खाने की वस्तु है ना उनमें ये सब मिलाया जाता है खाने के लिए, तो उसके लिए एक अलग से जिससे ये बनाया जाता है उसको हम कोचिनियर वर्क कहते हैं। कोचिनियर वर्क आप लिखना चाहें तो लिख लें, आपको पता हो तो कोई बात नहीं है, कोचिनियर वर्क, ठीक है। कोचिनियर वर्क से हाँ
COCHINEAL, कोचिनियल वर्ग, ठीक है, कोचिनियल वर्ग, हाँ, कोचिनियल वर्ग। कोचिनियल वर्ग से हमें एक कलर मिलता है जिसको हम आपके लैब में ही यूज करते हैं, डाई है, सैफरिन नहीं होता है ना, नहीं, बताइए। और दूसरा बोरेक्स कार्बाइन है, बोरेक्स, कार्मिन इसी से निकलता है, ठीक है, कार्बाइन इसी से निकलता है। तो लैब में हम यूज करते हैं, और खाने के लिए जितने कलर लाए जाते हैं इसी कोचिनियल वर्ग से, फूड कलर है, जो फूड कलर होते हैं सर, हाँ, फूड कलर, वो इन्हीं से होते हैं। हाँ, कोचिनियल वर्ग से करे जाते हैं। तो it means सिंथेटिक में अगर सिंथेटिक कलर है तो उनके आप देखिए फूड प्रोडक्ट पर कुछ अलग लिखा होगा, उसको बैन कर दिया गया है, लेकिन इसको ऑथोरिटी, इसको ऑथराइज है। बट फूड कलर सर ये तो मतलब जैसे अब सर ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, हाँ। मतलब अगर प्रसाद बनाया या हाँ। हलवा बनाएंगे तो सर उसमें कलर की चीज डाल देते हैं इसको नहीं डालना चाहिए, इसका मतलब नहीं बेटा, डाल देते हैं तो आप सुनिए, आप ठीक कह रहे हैं, आप इसको दूसरी तरफ ले जाइए। मेरे ख्याल में धार्मिक थोड़ा सा माइंड में हाँ, बिल्कुल ठीक है, एकदम क्वेश्चन जाएगा आपका। देखिए, अगर हम सिंथेटिक डाई यूज करेंगे तो आप जानती है हमारी फिजियोलॉजी पर क्या फर्क है, इसलिए तो हम धर्म की वजह से, और हम जिस चीज को खुद बना रहे हैं उससे हम खत्म हो जाएंगे। भाई हम प्रसाद या मिठाइयाँ खाएं, बहुत सारी ऐसी सिंथेटिक कलर मिली हुई, तो क्या हाल होगा बताइए। आप धीरे धीरे कैंसर से चले जाएंगे। तो फिर हमारी जब हमारी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो हम कैसे धर्म को संचालित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये प्रोड्यूस करते हैं या फिर मतलब नहीं, ऐसा होता है मेरे ख्याल में, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं मुझे। इस को बिल्कुल एकदम मिक्स करके, मतलब मार देते हैं, हाँ, मिक्स करके उसे एक्सट्रैक्ट निकालना है ना। हाँ, खैर और डिटेल में तो फिर इसे पढ़ना है ना? ठीक है। हाँ, तो ये कुछ बात, ये डाई की बात करी। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता था, आप ये खाते हैं ना कुछ मेरे ख्याल में कैडबरी वगैरह खाते हैं? यस सर, कैडबरी। हाँ, इसमें सुनने में बीच में आया था सर, इसमें भी कुछ मतलब कि वो नहीं, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण था, वो मेरे दिमाग से इसलिए भूल गया, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता था। अच्छा, है ना, तो जो कुछ टाइट का कवरिंग लगी रहती है उस पर, तो वो सेल लेग की कवरिंग होती है, कैडबरी वगैरह। रैपर होता है सर? नहीं, रैपर नहीं, उसके अंदर जो खाने का मटेरियल है, हाँ, उसके ऊपर ये सेल कवरिंग, अच्छा, उसको हम लाइक अ पॉलिशिंग, मतलब पॉलिश, मतलब एकदम उसको खाते हैं। अब डेली में मुझे चलिए, हाँ, तो ये कुछ हमने आपको इंसेक्ट बेनिफिशियल है जो एक इंडस्ट्रियल यूज होते हैं। अगर किसी भी तरह से इनका हम बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारी इंडस्ट्री पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और इकोनॉमी हमारी सप्रेस हो जाएगी इस एरिया में। अब बात करते हैं दूसरा जो सेक्शन है इसका, मेडिसिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इंसेक्ट से मेडिसिनल प्रोडक्ट भी बहुत सारे मिलते हैं जो हमारी लाइफ को सुचारू, या बहुत सारे ऐसे हमें डिजीज हो जाती हैं जैसे हमें रिफॉर्म करने की सहायता होती है। तो देखिए आप कैथ्रेरीन इज ए prepared form of the blood of blister beetle। ये ब्लिस्टर बीटल छोटा सा एक कीड़ा है, कैथ्रेरीन
जो कि हमारी कॉस्मेटिक्स में यूज होता है उससे भी निकल जाता है, डिस्टर्ब स्किन वगैरह पे क्रीम लगाती है और वो होता है कैल्शियम और ब्लिस्टर भीतर से निकाला जाता है, बहुत संख्या में यूज होता है। एलेक्ट्रॉइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैगट ऑफ स्टोन फ्लाई। स्टोन फ्लाई मैगट एक तरह से लार्वा उसका, हाँ ठीक है, और उससे ये निकाला जाता है, ठीक है। इसका भी इसी तरह से फॉर्मिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रेडन, ये आप जानते हैं, है ना। फॉर्मिक एसिड जो है चींटी काट लेती है तो आपको इरिटेशन हो जाती है, सूजन होती है ना, बहुत सारी इस तरह के। यहाँ पर बी पॉइजन इज यूज्ड एज एंटीवेनम इन स्नेक बाइट। इस पर मुझे कुछ शंका है ना, क्या बी पॉइजन है वो एंटीवेनम के तौर पर यूज किया जाता है, मुझे कुछ शंका है। हाँ, तो इसको आप देख लीजिए। चलो beneficial of insect to humans, benefits of insect to human। थोड़ा टाइम देखते रहना जिससे कि अगले बार में कर सकते हैं। 4:05 बेनिफिट्स ऑफ इंसेक्ट्स टू ह्यूमंस। डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स के लिए ऐसे फूड से जो कि इंसेक्ट से प्रिपेयर किए जाते हैं किसी न किसी तरह से। जैसे अभी हम बात कर रहे थे हनी, ठीक है, हनी मेडिसिनली यूज होता है। सम इंसेक्ट्स eaten as novel fish and commonly as food। तो ये ह्यूमन के लिए या दूसरे एनिमल्स के लिए हम इसको हनी को या इससे उत्पन्न पैदा होने वाले जो भी प्रोडक्ट है उनका यूज करते हैं। 2 नंबर पर दिया है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स को हटा दें, किसी तरह से रोक दें, तो हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारी जो क्रॉप्स हैं, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिसमें कि पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन की प्रोसेस को आप लोग जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पॉलिनेशन प्रभावित होगा, जिससे यहाँ पर एक एस्टिमेटेड जो नुकसान है वो दिया गया है 80% ऑफ ऑल पॉलिनेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है। ये जो 80% पॉलिनेशन है तो वो इंसेक्ट द्वारा ही होता है। आप थोड़ा सा कहीं आपने पर्सनल इसको अनुभव किया हो, आप अरहर के खेत में गए, अरहर के, तो वहां पर जब वो उसके प्लांट बहुत ज्यादा पास पास में रहते हैं, ठीक है, पास में, तो आपने देखा होगा कि ईल्डिंग कम हो जाती है ना, ईल्डिंग कम हो जाती है। क्यों? बहुत पास होने में सर वो न्यूट्रिशन दो कारण है। एक तो एयर पॉलिनेशन होता है, हाँ, है ना, और दूसरा इंसेक्ट से होता है। तो इंसेक्ट वहां कम जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स बहुत दूर होते हैं, तो वहां पर इंसेक्ट नहीं जा पाते, तो पॉलिनेशन प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एस्टिमेटेडली बताया गया है कि 80% जो पॉलिनेशन है वो क्रॉप्स में या हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें 80% इससे होता है। और पॉलिनेशन अगर
किसी तरह से बाधित होता है तो हमारी पूरी यील्डिंग गिर जाएगी और इकोनॉमी सप्रेस हो जाएगी। यहाँ पर ये डाटा ही दिया गया है। अब हम बात करते हैं तीसरा क्लॉथ। चाइना एनुअली प्रोड्यूसेस some 30,000 tons of raw silk. ये इनका डाटा है। Silk, which accounts of 80% of the world supply. देखिए इतना बड़ा डाटा है कि 30,000 टन से ज्यादा सिल्क है या क्लॉथ से वो चाइना के द्वारा पैदा किया जाता है इंसेक्ट्स का यूज करके, जो कि 80% सप्लाई पूरे वर्ल्ड में की जाती है। तो कितनी बड़ी इकोनॉमी, कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। अगर इनको सप्रेस कर दिया जाए, इस उद्योग पर ध्यान न दिया जाए या किसी तरह की तकनीकी इसको प्रोवाइड न कराई जाए तो ये सप्रेस हो सकता है। इसकी जो यील्डिंग है वो कम हो जाएगी। अगर हम इस उद्योग को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें नई नई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ला करके उन इंसेक्ट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करें और ऐसे तरीके अपनाएं, ये आपके इस समय के विषय का भी आता है इसमें कि हम इस तरह की टेक्निक अपनाएं कि जिससे ये जो इंसेक्ट है उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं, तो हमारी यील्डिंग है वो सिर्फ ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अदर प्रोडक्ट्स, इंसेक्ट्स के जो दूसरे अदर प्रोडक्ट्स हैं, वो बी वैक्स, हनी बी के अलावा वैक्स हनी से मिलता है। ठीक है। डाइस, ठीक है, डाइस का क्या मतलब है? हनी के अलावा इंसेक्ट से डाई भी मिलती है, जैसे हमने पहले बताया। टैनिक एसिड फ्रॉम इंसेक्ट बाउल्स, ये आप समझ रहे हैं। टैनिक एसिड क्या है? टैनिक एसिड, टैनिक एसिड टैनिक जहां पर स्किन, खाल से जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि टैनिक एसिड को उस पानी में मिला देते हैं और जो डेड स्किन है जिसका हम चमड़ा बनाने वाले हैं उसको उसमें डालते हैं। ठीक है। तो उसे प्रोसेस होके ये लेदर के रूप में इसको परिवर्तित करता है, इसको हार्ड कर देता है। ये टैनिक एसिड, भी इंसेक्ट से मिलता है। ये कौन से इंसेक्ट से मिलता है? और कुछ ये टैनिक एसिड देखिए याद नहीं आता, मैंने कहीं लिखा था। जानना जरूरी है ना। टैनिक एसिड, हाँ, ये ओक प्लांट या पाइनस प्लांट पर कोई ये हेमेरोप्टेरा का इंसेक्ट होता है, वो इसको इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है। तो उससे ये टैनिक एसिड निकलता है और टैनिक एसिड हमारे टेल यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम टैनिक एसिड फ्रॉम insect for still insect source of cellular and red dyes used for food coloring and cosmetics। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक्स। फ्रूट फ्लाइज यूज इन जेनेटिक स्टडी, या जानते हैं?
thermostats for cleaning state also. Aesthetics भी है ना, aesthetics जानते हैं आप लोग, है क्या? डेकोरेशन। तो बटरफ्लाई, बीटल, इयररिंग्स, आर्ट वर्क इनका किया जाता है। अब देखिए मेडिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट, और इसके बारे में हमने आपको कल बताया था। वेक्टर्स में वही चीज है, डिजीज ट्रांसमिटर्स, वेक्टर्स, मॉस्किटो, सैंड फ्लाइज, फ्लीज, सीसी फ्लीज, ब्लैक फ्लीज, हेड लाइट्स, रेडिकुल बग्स एक्सेट्रा। अब बहुत सारे हमने बताए थे आपको, जो कि डिजीज को एक एनिमल से, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट करती है। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, डायरेक्टली हार्मफुल इंसेक्ट, डायरेक्टली हार्मफुल हो सकते हैं। ये तो इनडायरेक्ट हुए, तो लाइफ साइकिल में उस तरह से, लेकिन डायरेक्टली किस तरह से हार्मफुल हो सकते हैं। इसके बाद है नेजल, वोट फ्लाई, मिजेल्स, ब्लो फ्लाइज, बेड बग, नॉन वेक्टर मॉस्किटोज, आंट्स, बीज, वास्प एक्सेट्रा। ये भी मेडिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं। अब है इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। कौन सी इंपॉर्टेंस है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की यहाँ पर देखिए। एज पॉलिनेटर्स, वहां पर हमने थोड़ा सा बताया था, इसमें थोड़ा ज्यादा है। इंसेक्ट पॉलिनेटर्स आर फ्लावर विजिटिंग इंसेक्ट्स दैट forage on flowering plants to obtain plant provided food, nectar or pollen. Insect mediated pollination is an essential step in reproduction for the majority of the world's flowering plant, including numerous cultivated plant species. Example, sunflower, Cucurbitaceous, Cucurbitaceae को जानते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स, अल्फाल्फा, अल्फाल्फा जानते हैं? तो सुना है, अभी याद नहीं है। जो कैटल्स के लिए हरा चारा दिया जाता है, जिसको हिंदी में रेजिका या रुजिका कहते हैं। जो छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा होता है, जैसे एक तरह से ये नहीं है, नहीं पत्ती जैसे होती है, नहीं नहीं हाँ बच्ची बिल्कुल कह रहे हैं, हाँ हाँ इस तरह का होता है। कॉरिएंडर आप जानते हैं, कार्डिमम और एप्पल, इन सब को ये प्रभावित करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसर्स एंड रिसाइकलर्स, ये जो इंसेक्ट है वो हमारे कुछ, अगर हम बेनिफिट से भी बात करें तो जैसे डंग है, गोबर है ना, गोबर का ये रिसाइकलिंग करते हैं इंसेक्ट, जिससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और लास्ट में ये फर्टिलाइजर के रूप में हमारे यूज होता है। ये बीटल्स, फ्लाइज, कैरियन, बीटल्स, ये अलग है। मिलीबीड्स है ना, मिलीबीड्स और सेंटीपीड्स है, ये सभी घर में मिलते हैं। कॉकरोचेस, आंट्स और टर्माइट्स, ये सभी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल और हार्मफुल है। अब देखते हैं फूड फॉर वाइल्ड लाइफ। इंसेक्ट से फूड, जो वाइल्ड लाइफ के लिए फूड अभी हमें मिलता है, या कई बार वाइल्ड लाइफ के फूड को ये नुकसान भी पहुंचाता है। Many different kinds of animals eat insects. अब यहाँ पर अगर
गलत लिखा हो कहीं तो, नहीं कोई बात नहीं। बहुत सारे जो एनिमल है उनका इंसेक्ट भोजन होते हैं, जैसे गौरैया है ना, गौरैया का भोजन इंसेक्ट, और बहुत सारी इसी तरह की स्पीशीज है वो इंसेक्ट को फूड के रूप में यूज करते हैं, मेकिंग देम एसेंशियल पार्ट ऑफ द फूड चेन। और ये एक आवश्यक फूड भोजन श्रृंखला बनाते हैं। अगर ये भोजन श्रृंखला किसी भी तरह से टूट गई तो एक चेन की चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और एक उस इकोलॉजी में कहीं न कहीं हम तक वो सिस्टम पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स में एम्फीबियन जैसे आपके फ्रॉग, तो बेस्ट एग्जाम्पल है। अब वो इंसेक्ट को खाता है तो इनका तो ये भोजन है ही, लेकिन हमारे लिए वेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि हमारी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो वेक्टर डिजीज ट्रांसमिट नहीं कर सकते। रेप्टाइल्स भी वही काम करते हैं, बर्ड्स भी वही काम करते हैं, फिश का मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कल, आर्थ्रोपोड्स बहुत सारे हैं, एंड देयर एंड अदर इनवर्टेब्रेट्स, मैमल्स, प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसेक्टिवोर्स focus almost exclusively on insect prey, ठीक है। hedgehog, stoats, capsules and moles, ये सभी इंसेक्ट को अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। जरा टाइम देखना क्या हो गया, 4:20 तो 4:25 हो गया, आधा टाइम हो गया, थोड़ा सा सर हाफ एन आवर बचा है, अभी आधा घंटा है सर, आधा घंटा पड़ा, थोड़ा सा और बढ़ा दें। हाँ यस, चलिए क्रिएट पैरासाइट एंड पैरासाइटॉइड्स, ये इंसेक्ट हमारे लिए दूसरे इंसेक्ट्स को प्रीडेटर, कल हमने बताया था कि एक तरह के इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को अपना भोजन बनाते हैं, जिससे हमें फायदा मिलता है बहुत सारा, हमारी फसल को या हमें उन्हें से भी फायदा मिलता है। सम इंसेक्ट्स प्रोवाइड्स नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल, ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं ब्रीडिंग के थ्रू या पैरासिटोलॉजी के थ्रू या हेलिकॉप्टर्स के थ्रू, और अदर इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स, एग्जांपल लेडीबर्ड बीटल, लाइस्पिंग, पैरासाइट वास्प, है ना। पैरासाइट वास्प के बारे में मैंने कल बताया था आपको, है ना। एफिड बताया था, एफिड के अंदर ये अपना ओविपोजिटर इंसर्ट करा के उसके अंदर एग दे देती है, और एफिड पैरासाइट के एग उसमें एफिड के अंदर एग चले जाते हैं और वो उसे अपना भोजन मिलता है, और वो एक समय ऐसा आता है कि एफिड की डेथ हो जाती है और इसमें से बहुत सारे हेमरोप्टेरस वास्प बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इससे हेमरोप्टेरस वास्प हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एफिड हमारी जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको खत्म करते हैं। डिजीज एजेंट्स और वेक्टर्स, ये हम कल आपको बता चुके हैं। डिजीज प्रोवाइड्स नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल, क्लियर है, हेल्पिंग टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, इंसेक्ट्स के थ्रू हम 13 नंबर पॉइंट था, 7 नंबर पॉइंट ऐसा है, ये कुछ डिस्टर्बेंस है और इसको हम हटा नहीं पाएंगे। चलिए इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, अब आप इस तरह से देख सकते हैं कि नेचुरली जहां पर किसी एक एनिमल की, किसी एक इंसेक्ट की, किसी एक से एक जैसी स्पेसीज की इंसेक्ट की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वहां पर दूसरे एनिमल या दूसरे इंसेक्ट भी आ जाएंगे। तो
तो यही बात कही गई है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग आप निश्चित ही समझ जाएंगे। जैसे ये कौन है, टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा, है ना, टेम्परेचर कम होने लगेगा या टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ छिपकली दिखाई देने लगेगी। अभी दिखाई दे, क्यों यहाँ पर बहुत सारे क्रिकेट्स, बहुत सारी मॉस्किटोज और दूसरे इंसेक्ट हो जाएंगे, तो उनकी वो फूड है। तो इस तरह से हम ये समझ पाएंगे कि जो मॉनिटरिंग मतलब इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन ज्यादा होने लगी, तो इस तरह से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया, आप नेचर में जाइए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि आप एक या तो इंसेक्ट को या दूसरी स्पेसीज के एनिमल को देख करके ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा एनिमल मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से मॉनिटर इंसेक्ट्स आर एक्सीलेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोसिस्टम है। दूसरा, द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड काइंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स कैन टेल साइंटिस्ट इफ ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज हेल्दी और डिस्टर्ब। इससे हम ये समझ सकते हैं या वैज्ञानिक ये समझ सकते हैं कि ये इकोसिस्टम हेल्दी है या डिस्टर्ब है। इससे ये पता चलता है, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से इंसेक्ट्स या दूसरे एनिमल्स की जो इकोलॉजी है वो ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये एनवायरमेंट है वो हेल्दी है या नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस है। एज फूड used as food for human and animal, aquatic insects are used as a fish pond. ये आप समझ रहे हैं। एग्जाम्पल, grasshopper, beetle, silkworm, bug, termites used as food in different parts of earth. ठीक है, grasshopper फूड के रूप में ह्यूमंस द्वारा यूज किया जाता है। जानकारी है आपको, चाइना में यूज किया जाता है। हाँ सर, हाँ। बहुत सारे कॉकरोच और वो सभी यूज किया जाता है ना। हाँ, चलो चलो ठीक है। देखिए, जनरली सीन वेयर द प्लांट आर इन प्रोडक्टिव फेज। इसका मतलब है कि ये सामान्यतः देखा गया है कि प्लांट्स आर इन प्रोडक्टिव फेज, मतलब जब प्लांट्स एक ग्रोइंग हेल्दी ग्रोइंग प्रोडक्टिविटी टाइम में होंगे, जब वो ग्रोइंग ज्यादा हो रही होगी प्लांट्स की, तो वहां पर निश्चित ही है कुछ इंसेक्ट आ जाएंगे। क्यों? उनको भोजन मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे मैदान में चले जाए जहां पर घास हो, ठीक है, नीलो कह सकते हैं, लगा कह सकते हैं, तो पानी गिर गया, बहुत सारी घास ग्रो होने लगी जुलाई के टाइम में, तो फिर आप देखेंगे वहां पर दूसरे इंसेक्ट भी आ जाएंगे, है ना। द पेस्ट इज एक्टिव फ्रॉम मे टू नवंबर। पेस्ट है जो मई ज्यादातर देखा गया है, मई से नवंबर तक जो एक्टिव पाया गया है, क्योंकि जून जुलाई तक गर्मी रहती है और फिर बारिश हो जाती है, तो मौसम ठीक हो जाता है, तो फिर तो वहाँ पर वेजिटेशन भी ग्रो होने लगती है, और फिर जब वेजिटेशन ग्रो होने लगती है तो इंसेक्ट भी वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं। एडल्ट लाइफ फ्रॉम 2 to 3 weeks and produce 8 to 22 nymph per day। इसका मतलब है कि देखा गया है कि एक हफ्ते में 2-3 2-3 week the pest is active from May to November, adult and for 2-3 weeks। इस समय देखा गया है कि जो एडल्ट इंसेक्ट है वो 2-3 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, लेकिन जब इसको
मौसम और जो एक्टिव टाइम रहता है, तो ये 8 से 22 उस समय ये 8 से 22 निम्फ पर डे, मतलब इनका जो रिप्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। बोथ बिग एंड बिगलेस फॉर्म्स ब्रीड पार्थेनोजेनेटिकली, टेरस और एटेरस दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं पार्थेनोजेनेटिकली। आप जानते होंगे ये पार्थेनोजेनेसिस को, है ना, क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। द निम्फा पीरियड लास्ट फॉर अबाउट 7 to 9 days। निम्फ आप समझते हैं, कॉकरोच में जिन इंसेक्ट्स में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होती उनमें निम्फल स्टेज होती है, और जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उनमें लार्वा स्टेज। इट हैज 12 to 40 generations per year, multiplied fast during December to January, occurs mainly in dry and cloudy weather, cool and humid conditions। देखिए भी कितना रहता है, चलिए अभी टाइम जा रहा है। इंसेक्ट स्कैवेंजर्स भी होते हैं, है ना, some insects are scavengers, they eat up dead animals and vegetable matters, thus they prevent decay। Some ants and larvae of some flies can devour entire animal carcinogens। ठीक है, insects as food edible ये हम पहले कर चुके हैं। इसके एवेंजर के बारे में समझ में आ रहा है, जैसे हमने डेमो की बात करी थी, ये कुछ, हाँ ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये वही चीज होती है। ये कुछ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस वाली इंसेक्ट है, बेनिफिशियल और कुछ नहीं। इसके बाद मेडिसिनल वही एग्जाम्पल है, कोई मतलब अलग से नहीं। जेनेटिकली फ्रूट फ्लाई मेडागास्कर हिसिंग कॉकरोच, बायो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट वही है। इकोलॉजिकली मॉनिटरिंग एज फूड वही बात है, सब वही है। मेरे ख्याल में सब आप बोलो, अभी टाइम कितना बचा है? अभी है आप सर नहीं सर, अरे तुमको सही बताया ना, दूसरा 20 मिनट चला तो क्या करना है सर, अगर 20 मिनट चुकी है, अरे सर पूछ रहे हैं हाँ कल लगभग 5 मिनट हाँ, तो हम लोकस्ट के बारे में बात कर रहे थे। इसका जो साइंटिफिक नेम है शिस्टोसेरा ग्रेगेरिया, ठीक है, और ये इसका ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा है और फैमिली लोकस्ट की है, और लोकस्ट की चलिए होस्ट प्लांट इसके और डैमेजिंग स्टेजेस की बात करते हैं। तो होस्ट प्लांट तो इसका कोई एक निश्चित होस्ट प्लांट है जो भी इसके सामने आया उसको बिल्कुल पूरा समाचार कर देता है, और जो इसकी डैमेजिंग स्टेज है वो निम्फ और एडल्ट। इसका निम्फ और एडल्ट क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, इसलिए इसमें इसका जो निम्फ है और एडल्ट है
वो मोस्टली सीरियस डिप्रीडेटर है एक तरह से, और वो पूरी तरह से पत्ती और जो ब्रांच है जो भी इसके सामने आ रहा है उसको सबको खत्म कर देता है। इसके माउथ पार्ट्स, इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो चैविंग और कटिंग टाइप के, ठीक है। नेचर of damage feeds on the part of the plant in severe infestation. Whole crop is deformated. पूरी क्रॉप को ये खत्म कर देता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक इसका निश्चित प्लांट हो जिसको ये खा है ना। आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केमिकल कंट्रोल, केमिकली किस तरह से, क्योंकि इसको केमिकली कंट्रोल जब हम करते हैं तो इंसेक्ट्स को उसको ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। लेकिन ये हमारी उसके लिए इकोलॉजी के लिए हेल्दी तो नहीं है, लेकिन जब एकदम समस्या आ रही हो तो उसको किस तरह से हम मैनेज करें वो ज़्यादा जरूरी है। इमरजेंसी में हो रही हो कोई तो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में वो टूल यूज किया जाता है जिससे हम तुरंत ही लाभ मिल सके, तो हम केमिकल का यूज कर रहे हैं। तो स्प्रे करते हैं 1% सॉल्यूशन ऑफ नीम सीड कर्नल पाउडर। ये नीम सीड कर्नल पाउडर ऐसा जो डिबॉडी होती है, ठीक है, उसको हम ड्राई करते हैं, ड्राई करके और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और स्प्रे करते हैं। उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये जो लुकस्ट है उससे हम निजात पा सकते हैं ज़्यादा से। दूसरा है इंसेक्ट जो कि हमारी खेती को या हमारे फर्नीचर को नुकसान पहुंचाता है, हमारी बुक्स को भी नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर ये नुकसान पहुंचाता है टर्माइट। इसको हम जो साइंटिफिक नेम है इसका ओडोमोटर्मस ओबेसस, ठीक है, और इसका ऑर्डर है आइसोप्टेरा और फैमिली टर्मेटिडी। पोस्ट प्लांट ये पॉलीफेगस है, पॉलीफेगस है, ये सभी जगह सभी चीज को खा लेता है। और इसकी जो ज्यादा डैमेजिंग स्टेज है वो है निम्फ और एडल्ट, ठीक है। इसके बाद हम माउथ पार्ट्स की बात करते हैं, जिस तरह से लोकस्ट के माउथ पार्ट्स थे चैविंग और कटिंग टाइप के, उसके भी इसी तरह से हैं। और इसको हम क्लोरोपाइरिफॉस हम अप्लाई करें स्प्रे के रूप में तो इसको हम हटा सकते हैं। वैसे एक उसमें मार्केट में और अनुमान के रूप में कुछ केमिकल आता है, उसको यूज कर सकते हैं, वैसे हटा सकते हैं। व्हाइट क्लाइम ये हेमीप्टेरा की इंसेक्ट है और इस शुगर केन पर ये शुगर केन को नुकसान पहुंचाता है, ज्वार बाजरा को भी नुकसान पहुंचाता है और भाग्य को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से ये निम्फ और एडल्ट इसका भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इसको अगर डाइमेथोएट का 0.3% स्प्रे करें तो हम इसको इससे रही पा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर लीफ ऊपर या पायला, लीफ ऊपर या पायला मोस्टली ये शुगर केन ज्वार और बाजरा का ही इंसेक्ट है। और ये जो साइंटिफिक नेम है इसका है पाइला परपुसिला, पाइला परपुसिला, इसका लिखा होगा पाइला परपुसिला। देखिए अगर कोई एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट रखता हो तो ये एक इंसेक्ट आपकी रिसर्च के लिए काफी, एक जितने भी होते हैं ना ये एक पर आप अपना वर्क कर सकते हैं। इनकी किसी न किसी स्टेज को लेकर के किस तरह से हम इसको डैमेज कर सकते हैं, इसकी लाइफ साइकिल किस तरह से वो कर सकते हैं, एक इंसेक्ट आपकी रिसर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं चलिए, और नहीं इंटरेस्ट तो बात नहीं है, आपका कोर्स है तो देखना है, बस कुछ बात नहीं है। और तो ये हेमिप्टेरा या होमोप्टेरा ऑर्डर का है
और इसकी जो फैमिली है वो फलवोरिडी है। इसके जो होस्ट प्लांट मैंने आपको बताए थे, शुगर केन, ज्वार बाजरा, बार्ले, ये हैं। और अगर हम इसके माव पार्ट्स को देखें तो पियर्सिंग एंड कटिंग टाइप के माव पार्ट्स हैं इसके। यहाँ पर अगर हम डैमेज की बात देखें, डैमेज नेचर देखें, तो इसकी निम्ब और एडल्ट जो इसके चाहे तो आपको स्टेम या लीफ उसकी सेप को सक कर लेते हैं। हमने माव पार्ट्स को इंसर्ट करा के उसको सक कर लेते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट प्लांट को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और प्लांट कमजोर हो जाता है, ठीक है, और उसका सर्वाइव करना आसान नहीं रहता। तो इसको हम जैसे पहले हमने बताया था कि स्प्रे कर सकते हैं डाइमेथोक्सोनोलेट से या फॉस्फोनिल से 0.33% को अलग अलग करके हम इस तरह से रोक सकते हैं। सूट बोरर, इसी में से ऐसे इंसेक्ट जो कि तने को छेद कर देते हैं और उससे सेप को चूस लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट डैमेज हो जाता है, ठीक है, आगे सर्वाइव नहीं कर पाता है। ऐसे इंसेक्ट को टाइलोइन्फ्यूस्टुटिलस कहते हैं और ये हेमिप्टेरा या होमेप्टेरा का है और ये फल रोग की इसकी फैमिली है। और ये वही शुगर केन और बार्ले, बाजरा या इसी तरह के प्लांट्स पर नुकसान पहुंचाता है। इसके जो माव पार्ट्स हैं पियर्सिंग और सकिंग टाइप के, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि जो सूट बोरर है उसका जो डैमेज है वो कैटरपिलर मोर इनटू स्टॉक एट ग्राउंड लेवल, जो इसका स्टेम है उसको ग्राउंड लेवल तक डैमेज कर देता है, which result in death of heart. The dead heart is not rooted. इसका मतलब है कि प्लांट पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जड़ से गिर जमीन पर। हमने आपको जो बताया था कि स्प्रे हम डाइमेथोक्सोलेट की 3% की स्प्रे करें या फॉस्फेमेटोन की स्प्रे करें तो इससे हम बच सकते हैं। रूट बोरर, देखिए ये प्लांट पर अलग अलग पार्ट पर एक इनकी स्पेस होती है कि कुछ लीफ पर मिलते हैं जो लीफ को डैमेज करते हैं, उनको लीफ ऊपर कहते हैं। कुछ प्लांट के शूट पर, तने पर डैमेज करते हैं, उनको हम शूट बोरर कहते हैं। वहीं पर जो इंसेक्ट रूट को डैमेज करते हैं, रूट बोरर की बात कर रहे हैं, एमेलोसेरा डिप्रेसेरा इसका जो साइंटिफिक नेम है, और ये हेमिप्टेरा का है या होमोप्टेरा, और इसकी जो फैमिली है वो फल होती है। देखिए मैं इतना सॉफ्टली सीधे बताया तो थोड़ा सा नियमों की जानकारी हो जाए। वैसे अगर हम एक इंसेक्ट को बताएं तो एक इंसेक्ट कम से कम 45 मिनट, तो इसमें कहा है सम इम्पोर्टेंट, तो हमने सम इम्पोर्टेंट ही लिए इस तरह से बहुत सारे अब सब इम्पोर्टेंट एक को ले आते, एक समझ में आ रही जल्दी इससे ये पता चल जाए। देखिए आपके टेस्ट का नहीं है तो हो सकता है वो हो सकता है। रूट बोरर की बात कर रहे थे, तो रूट बोरर में हमने आपको बताया है, वहीं पर आपको पैडी स्टेम बोरर, ठीक है, पैडी स्टेम बोरर, इसका जो साइंटिफिक नेम है ट्राइकोराइजा इंसर्टुलस, इसका साइंटिफिक नेम है। और ऑर्डर और इसकी फैमिली है हेमिप्टेरा या होमोप्टेरा या फलवोरिडी, ठीक है। और इसके जो होस्ट प्लांट है
वो पैडी, ठीक है, और माउथ पार्ट्स हैं वही पियर्सिंग सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। और ये जो नेचर डैमेज है इसकी, out of the comes out easily larva holds the stem of the plant in early stage। इसकी जो ग्रोइंग स्टेज में ही ये प्लांट को इन्फेक्टेड कर देता है, और लगभग इनके जो हम सॉल्यूशन है, केमिकल सॉल्यूशन है, लगभग वही है जो कि ऊपर दिए हुए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पैडी लीफ ऊपर, पैडी लीफ ऊपर में सोगटेला फर्सीफेरा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, हेमिप्टेरा इसका ऑर्डर है, और फर्गोलिडी फैमिली है। ये निम्फ इसका और एडल्ट मोस्टली फसल को, पैडी को नुकसान पहुंचाता है। इसके माउथ पार्ट्स हैं पियर्सिंग और सकिंग टाइप के, और नेचर डैमेज में निम्फ और एडल्ट सक सेल से जो सेल का सेल को सक कर लेता है, चूस लेता है, जिससे प्लांट को भोजन नहीं मिल पाता, न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट नहीं मिल पाते, इस वजह से प्लांट कमजोर हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। अगर हम फर्स्ट में डॉन 3% की स्प्रे करें या डाइमेथ्रेट की 3% की स्प्रे करें तो इस कीड़े से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। एक होता है आर्मी वर्म, काफी इंटरेस्ट है, कई बार पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। आर्मी वर्म क्या है, इसका कॉमन नेम हम बता रहे हैं आर्मी वर्म, ठीक है। मेथी मैना सेपरेशंस ये हाउसेस का है, और ये लेपिडोप्टेरा या नॉक्टुलिडी इसकी जो फैमिली है, और ये किस पर लगता है, मैं इस पर जो आपका बात करता हूँ। अब मैं इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, आपको अगर अखबार पढ़ते हो तो 2 साल पहले आपने उसके बारे में बड़ी चर्चा सुनी, तो ये कुछ भरने से इधर ज़्यादातर जहाँ आलू के क्षेत्र है, जहाँ आलू पैदा होते हैं, कहाँ कन्नौज वगैरह के चारों आसपास, वहाँ आपने देख रखा अखबारों में इसको होगा कि आर्मी वर्म की वजह से पूरी मक्का की खेती जो बर्बाद है। आर्मी वर्म एक नाम भी अलग तरह से कि आर्मी वर्म, तो ये जो भुट्टा है उसके अंदर जो सीड होते हैं, सीड वास्तव में सीड ही होते हैं या कुछ और होता है, भुट्टा के अंदर जो दाने होते हैं सीड। अगर मैं तो आपको साइंटिफिकली पूछना चाहूँ तो क्या होते हैं साइंटिफिकली, मक्का के दाने क्या होते हैं, सीड होते हैं, क्या होते हैं? ये क्वेश्चन है, ऐसे सीड नहीं है, वो फ्रूट है। हाँ, मक्का का जो दाना है वो फ्रूट है, सीड नहीं है। साइंटिफिकली जनरल व्यक्ति के सामान्य आदमी के लिए वो सीड है, ठीक है। तो कुछ ऐसा लगता है मुझे आइटम ऐसा कुछ है, तो उसको आप देखिए ये फ्रूट है। तो यहाँ पर हम नेचर ऑफ डैमेज भी हम देख सकते हैं। निम्फ एंड एडल्ट सच सेल्स है causes yellowing of leaves। नहीं, larvae feeds on leaf initially and completely destroy the crop. Later it cuts the ear hairs and maximum damage is caused at maturity। जब ये इंसेक्ट मैच्योरिटी पे होता है तो मैक्सिमम डैमेज करता है, ज्यादा से ज्यादा अंदर लीव्स को तो काटता ही नहीं, जो उसका अंदर जो होता है उसको खराब कर देता है, उसके अंदर जो दाने होते हैं उनको पूर्ण काट देता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से। तो हम किस तरह से इससे निजात पा सकते हैं, कम से कम डैमेज हो
हमारी फसल में, तो हम डस्टिंग और 2% मिथाइल पैराथ्योन डस्ट एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टर स्प्रे करते हैं। ठीक है। तो दूसरा केमिकल भी है, स्प्रे 0.05% क्वेनिफोस या 0.5% फ्लोरीफोस, इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड है उनका स्प्रे करके या डस्टिंग का स्प्रे करके हम इस इंसेक्ट से निजात पा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कॉटन जैसे। कॉटन, अभी हमने मेज के इंसेक्ट की बात करनी थी, वहाँ पेडी की बात करनी थी, एक एक दो अलग अलग हम बात कर रहे हैं। तो कॉटन जैसे हमने इसका बिगुटुला इसका जो साइंटिफिक नेम है, और ये हेमिप्टेरा का है, ऑर्डर हेमिप्टेरा है, और जैसे इसकी फैमिली। ठीक है। अब ये कॉटन पर, भिंडी पर बड़ी अच्छी फसल है जिनको ये डैमेज करता है, और ये निम्फ और एडल्ट इसकी स्टेज है, निम्फ और एडल्ट मैक्सिमम डैमेज करती है। इसके जो माउ पार्ट्स है वो पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउ पार्ट्स होते हैं। वहीं पर अगर हम देखें कि इसकी नेचर ऑफ डैमेज क्या है, तो निम्फ एंड एडल्ट्स सक द सेप फ्रॉम द लीव्स एंड forms brown spots on the margin and later on whole leaf becomes brick red in color। अगर हम नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो जहां पर ये इन्फेक्शन करते हैं तो वहां पर एक छोटा सा छेद, ऐसे ही कुछ कह रही है, लीव्स पीली पड़ जाती है, स्पॉट पड़ जाते हैं, और अंत में ये उसके अंदर छेद बना लेते हैं। छेद बना के ये वहां पर अगर देखना चाहें तो ब्रेक रेड, जैसे ईंट का क्लब होता है, ऐसा वहां पर दिखाई देता है। तो इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं कि इसमें जो कॉटन जैसे है उसका इन्फेक्शन है हमारी फसल पर, कौन सी पर, भिंडी पर या कॉटन पर। कॉटन का जो वॉर्म होता है उस पर, और हम स्प्रे कर सकते हैं फॉस्फेटोन की 0.5% की। अगर हम कॉटन जैसे कॉटन लीफ रोलर एक अलग इंसेक्ट है जो कि कॉटन पर ही रियल करता है और उसको डैमेज करता है, जिसको हम कॉटन लीफ रोलर, ये कॉटन की लीफ के में उनको जब इन्फेक्शन होता है तो रोल हो जाती है, इस तरह से रोल हो जाती है। ठीक है। कभी कभी ये जब एडल्ट स्टेज में और नेक्स्ट जनरेशन में घोंसला होता है तो ये पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और उस रोल में ये चला जाता है, और नीचे जब पत्तियां काफी पड़ी रहती हैं तो वहां पर जमीन के अंदर ये लगभग 2-3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर अपना अंदर इसका लार्वा चला जाता है, और ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार हो जाता है जब हम नेक्स्ट ग्रोइंग होते हैं। चलिए लीफ रोलर सिलेक्टा डेरिवेटा फैब्रिकस है ये, और लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है, पायरली इसकी फैमिली है। ठीक है। कॉटन और भिंडी पर ये लार्वा फॉर्म इसकी सबसे ज्यादा डैमेज करती है। वहीं पर इनके जो माउ पार्ट्स है, चेविंग और कटिंग टाइप के माउ पार्ट्स है। अगर इसकी नेचर और डैमेज के बारे में हम बात करें तो इसका जो कैटरपिलर है वो लीव्स को या जो इसकी बॉल है उसको कट कर देता है। ठीक है। कट कर देता है, या तो उसके अंदर बॉल के अंदर तो चला जाता है, और जब ये लीफ के अंदर है तो उसके चारों तरफ एक सलाइवा टाइप का बना देता है और लीफ रोल हो जाती है। हाँ, तो इसलिए इसको लीफ रोलर कह दिया है। वहीं पर अगर इसकी हम रोकथाम के लिए बात करें तो एक केमिकल है, उसकी हम डस्टिंग करके, जिसको हम 10% कार्बोराइड को हम डस्टिंग करके स्प्रे करें, और 25 किलो पर हेक्टर जानते हैं आपको? मैं हेक्टर बोलूंगा, हेक्टेयर। हाँ, 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं।
ठीक है। अब बीघा बीघा तो मैं बता दूंगा, अगर इंटरेस्टेड है तो आप चलिए थोड़ा सर हमें मालूम है सर 1 बीघा में 20 विषय होते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा जानकारी होनी चाहिए। हाँ चलिए, अब हम यहीं पर ये भी कॉटन का इंसेक्ट है जिसको हम स्पॉटेड बॉलवर्म, देखिए बड़े अच्छे कितना टाइम सर हो गया अभी अभी तो आधे से ज्यादा बचे हैं। सर पूरा हो गया टाइम हो गया, हाँ नहीं पढ़ू खुद पढ़ लेंगे सर। ये आप लोग मुझे ले जाओ, सर पीपीटी नहीं हम लोग कर लेंगे, वैसे भी आप इतना अच्छा सर आप आइए आइए तो सर हम लोग से डाउट पूछ लेंगे जो भी इसमें नहीं आया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो देख लीजिए। तो बहुत सारी है। हाँ देखिए, और ये मिल जाएगी तो पढ़ लेंगे। सर पीपीटी बस सर मिल जाए तो हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ऐसा करो